बजिंग स्टॉक्स में जो पहला नाम है आज के सेशन में वो आपके सामने रख रहा हूँ, वो है बीएसई का। बीएसई के स्टॉक में हम देख रहे हैं कि आज ज़बरदस्त मूव बना है पॉजिटिव साइड पर। इनफैक्ट बाजार कमज़ोर था, उसके बावजूद भी स्टॉक पॉजिटिव ट्रेड कर रहा था, क्योंकि एनआईसी के आईपीओ को लेकर जो सेबी के चीफ हैं तुहिनकांत पांडे साहब, उन्होंने एक बड़ा संकेत दिया है, बड़ा इशारा दिया है। उन्होंने एक न्यूज़ एजेंसी के साथ बातचीत करते हुए कहा कि एनआईसी के आईपीओ को लेकर जो एनओसी है, जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, वो हम देने के एडवांस स्टेज पर हैं। 1 दशक के आसपास का समय हो गया जब ये एनएसई आईपीओ लाने की कोशिश कर रहा है। इस बीच में बीएसई आ गया, लिस्ट हुए 5 साल भी हो चुके हैं, लेकिन एनएसई अभी भी अटका हुआ है। और माना जा रहा है, जो तुहिनकांत पांडे साहब ने कहा, कि शायद इसी महीने के एंड तक, यानी कि जनवरी महीने में ही आपको बजट से पहले शायद हो जाएगा कि इस आईपीओ के लिए जो एनओसी है वो शायद आपको आता हुआ नज़र आ जाएगा। तो उसका जो इम्पैक्ट है ना, वो बीएसई पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे डुओपोली है, लेकिन मार्केट में देखें लिस्टेड स्पेस के हिसाब से बीएसई की मोनोपोली थी, यानी कि स्टॉक को अभी तक कोई भी बीट नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसका कंपटीशन ही नहीं है। कोई भी एनएसई लिस्टेड नहीं था तो और कोई प्लेयर है नहीं, तो उस लिहाज से माना जा रहा था कि ये शायद इनके लिए नेगेटिव होगा। जब एनएसई आएगा तो शायद इनके लिए कंपटीशन बढ़ेगा, या फिर दो भाग में इनका जो निवेश है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन स्टॉक तो पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है, 2773 के आसपास। बीएसई आपको कैसा लग रहा है? वैसा जैसे कि 2500 के पास लग रहा था। अच्छा। ऑलराइट, तो स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो पहले तो देखिए हमको ये भी समझना है कि डेफिनेटली जो बिजनेस है, अभी ये जो केक था अभी एक में ही बट रहा था, लेकिन अभी दो में बट जाएगा। बट विद टाइम दिस केक साइज इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। ये जो पाई का साइज है ना, इसका डायमीटर इंक्रीज होता जा रहा है। नए नए लोग मार्केटिंग में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, तो उसकी वजह से मार्केट शेयर थोड़ा सा खोएगा, लेकिन नए मार्केट भी आ जाएंगे। तो उसकी वजह से जो एक पॉजिटिव आउटलुक है वो इसमें अभी भी बना हुआ है। रही बात खरीदे कहाँ पर, तो 2775 पर है। अगर आपका व्यू इस स्टॉक को लेकर के इन्वेस्टमेंट वाला है, लाइक आप ऐसे समझे कि हम बैंक अकाउंट खोलते हैं और रखते हैं अपने पास में, है ना, डीमैट अकाउंट हमने रखा ही है। तो हम इसलिए तो नहीं रख रहे कि हम आज खोलेंगे और कल बंद कर देंगे। डीमैट अकाउंट हम इसलिए तो नहीं कर रहे कि आज रख रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए जो लोग सजग हैं, उनको पता है कि ये क्या करती है ये कंपनी। तो उस चीज की अंडरस्टैंडिंग अगर आपको है, सो दिस इज अ पोर्टफोलियो स्टॉक। कुछ स्टॉक्स में जैसे में मुंह से निकलता है कि नहीं ये पोर्टफोलियो लायक तो नहीं है, बट दिस इज समथिंग दैट यू कैन कीप इन योर पोर्टफोलियो। तो आप इसके साथ में इन्वेस्टमेंट का नाता जो है बना सकते हैं। एंड वेरी लाइकली एक्सक्यूज मी, वेरी लाइकली जो यहाँ से जाएगा लगभग 2900 का एक मिनिमम फर्स्ट टारगेट। एंड देन आई मीन आई डोंट सी एनी लिमिटेशंस। ये 3500 भी चला जाए एक साल के अंदर तो मुझे सरप्राइज नहीं होगा। तो जिनको खरीदना है आप खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस ध्यान में रखना है, अगर शॉर्ट टर्म व्यू लेकर के चल रहे हो, इन्वेस्टमेंट का आपका विचार नहीं है, तो स्टॉप लॉस आप 2500 का मेंटेन करके चल लीजिए, ज्यादा दूर भी नहीं है। तो एक इनफ स्टॉप लॉस इसके लिए आप लेकर के चले। और नया एंट्रेंट आने से इसके ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, हमने उसके बारे में थोड़ा सा ग्लिम्स डिस्कस कर ही लिया है कि मार्केट साइज भी बढ़ रहा है। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। अच्छा, इसके विपरीत सिग्नेचर ग्लोबल, अभी हमने ना रियल एस्टेट स्टॉक्स की बातचीत करी थी, आपने लोधा की बात की थी, वो 1200-1300 तक जा सकता है, 950 का अगर आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ऑन द फ्लिप साइड सिग्नेचर ग्लोबल के Q3 के बिजनेस अपडेट्स आए हैं और नंबर्स अच्छे नहीं आए हैं। बिजनेस अपडेट्स की आप बात करें तो प्री सेल्स इनकी 27% घटी हैं, और ये घटकर आई हैं 2020 करोड़ पर। और ये Q-on-Q देखेंगे तो ये फ्लैट है, और एरिया सोल्ड देखेंगे वो भी 42% घटा है। हालांकि क्वार्टर क्वार्टर उसमें 7% के आसपास का जंप है। कलेक्शंस में भी 14% का जंप है, 1230 करोड़ रुपए के आसपास का नंबर है। क्वार्टर क्वार्टर ये 32% बढ़ा है। लेकिन जो प्री सेल्स घटी हैं साल दर साल, उसको बाजार ने नेगेटिवली लिया है, और यही कारण है जो फ्लैट भी रही है Q-on-Q की स्टॉक में हम देख रहे हैं कि 5 से 6% के आसपास का फॉल है। तो बाकी रियल एस्टेट स्टॉक्स हमने डिस्कस किए, ये सिग्नेचर ग्लोबल इन नंबर्स के बाद आपको कैसा दिख रहा है? और भी वीक लग रहा है, और यही रीजन है कि हमको किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले सेक्टर कैसा है, पीर्स कैसे हैं, वो जरूर देख लेना चाहिए। अभी जहां पर हम लोग लोधा की बात कर रहे थे तो सब चीजें उसके पॉजिटिव जा रही थी, सिर्फ एक एक्सपेंसिवनेस थोड़ा सा जिसकी वजह से थोड़ा स्लो चल सकता था बस। लेकिन ये इतने सारे नेगेटिव फाइनेंशियल्स के बाद भी अगर मैं इस स्टॉक की तरफ नजर डाल रही हूँ तो सेक्टर से मतलब कितना महंगा है ये, लगभग अगर मैं इसको बोलूं कि आपके सेक्टर से 8 गुना, 100 टाइम्स अगर एक्सपेंसिव 8 गुना महंगा है, तो
आई मीन 800 गुना परसेंटेज से ज्यादा महंगा है। सेक्टर्स का 26 के आसपास है और ये स्टॉक 172 के मल्टीपल्स पर अभी भी बैठा हुआ है। जबकि फाइनेंशियल्स आप देखेंगे तो आप देखना भी नहीं चाहेंगे, ऐसे फाइनेंशियल्स है। वेरी नेगेटिव क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। देयर इज नथिंग दैट यू कैन बेट ऑन दिस कंपनी एज ऑफ नाउ। तो टेक्निकल्स के साथ ये जरूर देखिए कि आज जब आप एंट्री बना रहे हैं क्या फंडामेंटल सपोर्ट कर रहे हैं, तभी उसमें जाना है, कि अदरवाइज वो टेक्निकल आपका स्टॉप लॉस लेके निकलता रहेगा मोस्ट ऑफ द केसेस पे। सो ये सवाल जायज है कि लोगों के मन में आ रहा होगा कि क्या हम इसको आप खरीद लें, क्योंकि पिछले 3-4 सेशन की बात करें तो 15% 18% घटा है ये। फिर भी महंगा है, इसको मत खरीदिए, ये अच्छी बेट नहीं है। ठीक है, परफेक्ट है। अच्छा, इरिडा देखिए, आप इरिडा की बात कर भी रही थी। इरिडा के नंबर्स का रिएक्शन हम देख रहे हैं, स्टॉक पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है, हालांकि हाई लेवल से जरूर थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन नंबर्स अच्छे आए हैं, जैसा इनके बिजनेस अपडेट्स में भी दिखा था। इनका मुनाफा जो है वो 37.5% ग्रो किया है, 585 करोड़ रुपए का नंबर है, और एनआई में भी 35% का जंप है। अच्छे नंबर्स हैं, और इनके जो ग्रॉस नेट एनपीए हैं उसमें भी दोनों में ही हमने कमी देखी है, और इनके जो निम्स हैं वो भी बढ़कर आए हैं, जो प्रोविजन कवरेज रेशो है वो भी इम्प्रूव हुई है इस बार। तो ग्रॉस एनपीए 3.97% वाला घटकर 3.75% पर आ गया, और उसके साथ साथ जो नेट एनपीए वो भी 1.97% वाला 1.68% पर आ गया। ये नंबर्स आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर दिख रहे हैं। तो बाजार पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है, लेकिन और अपसाइड कितनी है, और जिनके पास जो ऊपरी लेवल पर फंसे हुए हैं उनके लिए क्या राय होगी? देखिए, एनर्जी अगले कुछ क्वार्टर्स ना संदीप जी एनर्जी के नाम हो सकते हैं। ये मेरा एक एनर्जी सेक्टर को लेकर के थोड़ा-सा आई मे साउंड अ लिटिल बुलिश, बट दैट थिंग आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो चीज़ होनी चाहिए मार्केट में, क्योंकि एनर्जी का कंट्रीब्यूशन अभी तक के हमारे निफ्टी के नए हाई में था ही नहीं, मिड कैप्स के नए हाई में था ही नहीं। तो इन स्टॉक्स का पार्टिसिपेशन आना ज़रूरी है, 1। सेकेंडली जितनी ज़्यादा डिपेंडेंसी हमारी क्रूड के ऊपर रहेगी, उतनी ज़्यादा हमको दूसरों से बातें सुननी पड़ेंगी। मतलब मैं एक ब्रॉडर लेवल पे ये बात बोल रही हूँ कि उतने ज़्यादा लोग हमको दबाने की कोशिश करेंगे। सो इट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एनर्जी को लेकर के सेल्फ रेज़िलिएंट हों। अब इसी थीम को और इसी नैरेटिव के साथ में मुझे लगता है कि ये टाइम है जहाँ पर आप एनर्जी पर थोड़ा-सा फ़ोकस्ड रह सकते हैं, स्पेशली वो स्टॉक्स जैसे कि रेडा टाइप्स ऑफ में। हम्म, हम्म, तो इरेडा 140, 141 पर मुझे महँगा नहीं लगता, सिर्फ़ तब जब हम इसको अगले 2-3 क्वार्टर्स कम से कम डेढ़ साल का नज़रिया लेकर के चल लें इसके लिए। तो ये हमें स्विंग ट्रेड के हिसाब से तो ₹152 का यानी 152 का टारगेट एक दे सकता है आराम से, एंड 160 आल्सो। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ टर्न अराउंड स्टोरी इन सच स्टॉक्स जिनमें कंट्रीब्यूशन ज़्यादा आया ही नहीं, तो ये सरप्राइज़ नहीं होंगे अगर ये 170-200 भी निकल जाए। तो ये अच्छा मौका है। धैर्यवान इन्वेस्टर चाहिए इसके लिए। ऐसे नहीं कि जो हम्म। 2-4% को लेकर के परेशान हो, लेकिन कुछ बन सकती है बात यहाँ पर। इसमें अगर चाहें तो आप ध्यान रख सकते हैं। आप अपनी प्लानिंग इस तरह से कर लीजिए, डोंट बी पैनिक। तैयारी करिए, प्रिपेयर होइए अपने आप को कि अगर थोड़ा-थोड़ा से घट जाए बाय चांस किसी भी रीज़न से, चाहे गवर्नमेंट का उतना फोकस नहीं दिखा, चलो घट गया। तो अगर वैसा कुछ केस है तो ₹130 तक आप थोड़ा-सा एडिशन करने की तैयारी रखिएगा। एंड सेइंग दैट 120 यानी ₹120 का स्टॉप लॉस आपको 152 से लेकर के 170 ये 2 टारगेट दिलाने की कोशिश कर सकता है। तो अब यही एक आउटलुक है जो मैं इसके बारे में शेयर करना चाहती हूँ। मैंने एनर्जी को लेकर के थोड़ा-सा व्यू इसलिए दिया है ताकि आप अपने डिसीजन में रैशनल हो जाएँ। ठीक है, ओके, जी। परफेक्ट है। अच्छा, इरिडा के अलावा ना एक स्टॉक है लेमन ट्री होटल्स। अब इसमें खबर आई है, खबर के अलावा भी कुछ चीज़ है जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। खबर ये है कि इन्होंने रीस्ट्रक्चरिंग का ऐलान किया है। इनकी एक सब्सिडरी है फ्लियर होटल्स के नाम से, जिसमें वॉबर्ग पिंकस स्टेक लेने जा रहे हैं। 41% स्टेक वो ले रहे हैं 960 करोड़ रुपए में। अब 2 कंपनियां हैं इनके ग्रुप की जो कि इस कंपनी के साथ यानी कि लेमन ट्री होटल्स के साथ मिल रही हैं आके, और 4 और ग्रुप कंपनीज हैं जो कि इस कंपनी के साथ फ्लेयर होटल्स के साथ मिलने जा रही हैं। इनका जो शेयर स्वैप रेशो है वो भी अनाउंस होता हुआ दिखा है। तो ये जो फ्लियर होटल्स है ये अलग से एक कंपनी बनेगी डीमर्ज होके, और इस कंपनी में जब ये डीमर्ज हो जाएगी तो जो शेयर होल्डर्स हैं लेमन ट्री के, उनके पास करीब 33% के आसपास की हिस्सेदारी होगी। इसे अलग से बाजार में लिस्ट भी करवाया जाएगा, और ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी अगले 12 से 15 महीने में। अब ये सब कुछ हो रहा है मैम वैल्यू अनलॉकिंग के हिसाब से। वैल्यू अनलॉकिंग की मंशा है इस कंपनी की। अब ये वैल्यू अनलॉकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट इसलिए, इसका चार्ट दिखाइए एक बार। इसका चार्ट आप देखिए, चाहे 1 महीने का देख लीजिए, चाहे 6 महीने का देख लीजिए, चाहे आप 1 साल का देख लीजिए, रिटर्न नाम की चीज़ आपको मिसिंग नज़र आएगी। 1 महीने देख लीजिए, 6 महीना देख लीजिए, या फिर आप 1 साल देख लीजिए,
तो एक साल में भी अगर 11% के आसपास स्टॉक चला है तो कहाँ से कुछ अच्छा हो गया, और खबरें लगातार आती हैं, हर दूसरे तीसरे दिन स्टॉक को लेकर खबर आती है। ये जो वैल्यू अनलॉकिंग अब इस कंपनी ने अनाउंस की है, क्या ये पर्याप्त होगा स्टॉक में एक मीनिंगफुल अपसाइड के लिए? लुक्स लाइक यस। लेकिन अगर हम 1 साल के रिटर्न देखें और 1 महीने के देखें, लेकिन साथ में हमको 2023 से चलिए 2020 तो एक एक्सेप्शनल ईयर रहा है मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स के लिए। बट आफ्टर दैट आल्सो 2023 से भी जो इसका आईपीओ वाला प्राइस था 75-80 की रेंज में जब ये लिस्ट हुआ था, हम्म। वहां से भी अगर हम देख रहे हैं तो स्टॉक ने लगभग उस समय था 71 पर, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग ये 150 के ऊपर खड़ा हुआ है। तो रिटर्न के मामले में 2 साल में तो इसने डेफिनेटली अच्छा ही रिटर्न दिया है, 50% के सालाना रिटर्न इसने दे दिए हैं 2 साल के अंदर में। बट हम्म। 1 साल की नजरिए से स्टॉक में उतनी खास परफॉर्मेंस इसमें आई नहीं है, आई एग्री विद यू। जिसमें कि बहुत ज्यादा एक रिटर्न, फिर भी उस रिटर्न को भी अगर मैं देखूं तो फिर भी लगभग 25% का तो तब भी है। तो कहने का जो मेरा मतलब यहाँ पर है कि ये स्टॉक कुछ ऐसा-सा है कि अगर आप इसको जब ये गिर जाए, क्यों ये अच्छा चल सकता है, पहली बात कि होटलिंग में जो भी एसेट्स हैं, आपकी खुद की ओन एसेट्स हैं वो, तो विद टाइम वो एसेट्स भी एप्रिशिएट हो रही है। सो जो हम्म। इंट्रिंसिक वैल्यू है, दैट इंट्रिंसिक वैल्यू इज़ देयर, स्पेसिफिकली इन रियल एस्टेट बिज़नेस। तो ये भी वैसे हॉस्पिटैलिटी का वैसे ही बिज़नेस है कि अगर आपके यूनिट्स, जो भी आपकी होटल्स हैं, अगर आप उनको ओन कर रहे हो, तो विद टाइम दे आर ग्रोइंग इन द एप्रिसिएशन इन द नंबर वैल्यूएशन वाइज़। लैंड्स के प्राइस बहुत बढ़ रहे हैं, ईज़िली मिलते नहीं इस जगह पर, ऐसी जगहों पर। वेल अच्छा। तो उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि अगर आपको वैसा ही बिज़नेस वापस से आपको बनाना है, तो उस मायने से ये एप्रिसिएशन इन कंपनी में आगे भी रहने वाला है। सो ये वैल्यू अनलॉकिंग का फ़ायदा लेने की कोशिश कर सकते हैं। अगर नहीं भी जो भी रिकॉर्ड डेट आएगी उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वो तो, बट टू मी ये एक अपट्रेंड का स्टॉक है, जिसमें कि एक वैल्यू है, और आप चाहें तो इसको 150 से लेकर के 140 की रेंज में धीरे-धीरे खरीदना शुरू कर सकते हैं। धीरे-धीरे इसलिए मैंने बोला है कि सेक्टर से अभी भी 2x के मल्टीपल पर है। तो जब ऐसी कंडीशन आती है, तो वहाँ पर अमूमन जो चार्ट है, जो अमूमन जो चार्ट है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखाता है या फिर स्लो मूवमेंट दिखाता है। तो आई सी कि 140 के आसपास भी आ जाएगा, तो आप चाहें तो वेट कर लीजिए ताकि आपको अच्छा भाव मिल जाए। फिलहाल अगर आप अवॉइड करना चाहें 150, 152 तो कोई बुराई नहीं है। 140 के पास छोड़ना नहीं चाहिए, खरीद लेना चाहिए। ठीक है, खरीद लेना चाहिए, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, इसके अलावा तेजस नेटवर्क्स को देखिए। अब तेजस नेटवर्क्स जी। में मेरी एक बार पहले भी आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि इसको बॉटम फिशिंग कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम पता क्या है मैम? इसके ना फ्राइडे को शाम को बाजार बंद होने के बाद आए थे नंबर्स, और चौथी तिमाही लगातार है जब इस कंपनी ने कंसोलिडेटेड बेसिस पे घाटा पोस्ट किया है। टाटा ग्रुप की कंपनी है ये, टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाने के कारोबार में है, और 4 तिमाही से लगातार जो घाटा हो रहा है ना, उस वजह से आज हमने शेयर में 364 रुपये 25 पैसे तक का फॉल देखा है, जो कि इसका 52 वीक लो है और 4 साल का लो है, जो कि स्टॉक में पहुंच गया है। तो अगर आप इसका 1 साल का चार्ट भी देखेंगे तो ये 62% करेक्ट हो चुका है हाई लेवल से। जो नंबर्स आए हैं उसके हिसाब से आपको बता दूं, 165 करोड़ रुपए का मुनाफा था, 166 करोड़ का पिछले साल की इसी तिमाही में, दिसंबर तिमाही में, वो ऑलमोस्ट 200 करोड़ रुपए के आसपास के घाटे में तब्दील हो गया। और जो रेवेन्यू है ना मैम, वो ऑलमोस्ट 90% का फॉल दिखा रहे हैं, 307 करोड़ रुपए के आसपास। तो टाटा का नाम है, इस भरोसे के चक्कर में काफ़ी लोग इसमें फंसे हैं, और जिस तरह की गिरावट हुई है। अब मेरे 2 सवाल हैं। पहली बात, जिनके ऊपर के लेवल्स पे लिए हुए हैं, जो फंसे हुए हैं, उनको राय दीजिएगा, और दूसरा, बॉटम फिशिंग करनी है या फिर दूर रहें पूरी तरह? फिलहाल दूर रहिए। देखिए ये क्वार्टर बहुत इम्पोर्टेंट था, और हम्म। टेक्निकल्स पर जब आप किसी स्टॉक को उठा रहे हैं और उसके साथ अगर आपको आपके पॉजिटिव रिजल्ट का सपोर्ट नहीं मिले, सिंपल सी बात, फंडामेंटल्स का सपोर्ट नहीं मिले, तो वहां पर बात नहीं बनती, एंड दैट्स व्हाट वी हैव एक्सपीरियंस्ड हियर। सो फिलहाल खरीदिए मत, क्योंकि 372 पर आया है, 330 पर भी आएगा। क्यों, अगर इसको चलना था तो 400 तोड़ना ही नहीं चाहिए था, फर्स्ट थिंग। तो इसीलिए अभी 320-30 की तैयारी में ये है। और फिलहाल एवरेजिंग मत करिए, बिकॉज़ हर चीज़ एवरेज करने लायक नहीं होती। एवरेजिंग उन चीज़ में करिए जहाँ पर आपको लग रहा है कि सेक्टर में दम है, मेरा स्टॉक थोड़ा बहुत ही पीछे रह जा रहा है, या फिर हम्म। सेक्टर में दम नहीं भी है लेकिन मेरा स्टॉक उस कंडीशन में भी अच्छा कर रहा है, मेरी कंपनी जिसमें मैंने पैसा लगाया है। तो ये कुछ कुछ पैरामीटर्स हैं, उसी जगह पर आपको एवरेजिंग करनी चाहिए। फिलहाल इसमें एवरेजिंग भी नहीं करना है, फ्रेश बाइंग भी नहीं करना है। एंड एज़ आई सेड कि 3 200 330
30-20 तक आ सकता है, तो वो पॉसिबल है कि आ सकता है। तो आप थोड़ा सोच समझ के डिसीज़न लीजिए कि आप अगर चाहें तो निकल जाइए। हालाँकि 2-4 दिन के अंदर एक पुल बैक मूवमेंट रहेगा इसमें, जिसमें कि आपको 400, 415 वापस दिख जाए। तो अगर चाहें तो एग्ज़िट भी प्लान कर सकते हैं। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। तो एग्जिट भी आप चाहें तो प्लान कर सकते हैं। एक आखिरी नाम इस लिस्ट में है BHEL का। अब BHEL में पिछले हफ्ते हमने देखा था बड़ी गिरावट आई थी। ऐसी न्यूज़ रिपोर्ट्स थी कि जो सरकारी टेंडर्स होते हैं ना, स्पेशली जो कैपिटल गुड्स से जुड़े हुए, उसमें जो चीन की कंपनियां जिनके ऊपर रोक लगी हुई है, उस रोक को सरकार हटाने की सोच रही है। हालांकि फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक क्लैरिफिकेशन भी आया था पिछले हफ्ते, उससे थोड़ी सी रिस्पाइट स्टॉक में बनी थी, लेकिन आज फिर से ये जो खबरें हैं ना, जो ऐसे र्यूमर्स हैं, वो बाजार में रीसरफेस कर रहे हैं, जिस वजह से एक समय ये 6% तक गिर गया था, अभी भी करीब 3% के आसपास की गिरावट बची है। तो BHEL हुँ। में ये जो र्यूमर्स के बेस पर कि चीनी कंपनियां जो हैं, चाइना की कंपनीज जो हैं, वो भी ऑर्डर, नए ऑर्डर जो आते हैं, सरकारी ऑर्डर्स आते हैं, उसमें शायद बिडिंग कर सकती हैं, पार्टिसिपेट कर सकती हैं, तो उसका एक डर जो है ना वो हावी हो रहा है। कितना वाजिब है ये? देखिए, कॉम्पिटिटिवनेस विल विन। अगर चीनी कंपनी आ जाए और आपको लग रहा है कि कि आप उससे बेटर बिड कर पाएँगे, तो ऑर्डर आपको मिलेगा। बट ये सिर्फ़ हवा नहीं लग रही है। जिस तरह से मार्केट में माहौल है, अ, हमको मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि चांसेस हम जो भी रिस्ट्रिक्शंस हमने चाइना के ऊपर लगाए हैं, हम उसमें थोड़ा-सा माइल्ड हो जाएँ, या जो हम ही माइल्ड होंगे वो तो कितना होगा पता नहीं, लेकिन चांसेस हैं कि अपनी मार्केट में इसको थोड़ा-सा और ईज़ी एक्सेस देने की सर्टेन थिंग्स में हम कोशिश करेंगे। तो क्योंकि हमारे लिए सभी से हम लड़ के नहीं बैठ सकते, चाहे फिर वो, क्योंकि अमेरिका के साथ अगर हमारे दाँत में तो अच्छे बेटर नहीं है रिलेशन, अगर ठीक-ठाक फिलहाल नहीं हो रहे हैं, तो हम्म। ऐसी मार्केट खो रहे हैं, तो कम से कम सप्लाई साइड को हम खराब नहीं कर सकते। तो वो चीज़ एक ज़रूर है जिसको के न जो मुझे लगता है कि इस चीज़ को समझते हुए थोड़ा-सा माइल्ड बिहेव हमारा वहाँ पर सॉफ्ट, थोड़ा-सा सॉफ्टनेस हमको दिख सकती है विद आवर रिलेशन, जो हमारे जियोपॉलिटिकल या फिर ट्रेड रिलेशन जो चाइना के साथ में अभी हैं। एंड हम्म। सेइंग दैट पॉसिबल है कि हम उनको वापस से री-एंट्री या फिर नए सेगमेंट्स में भी एंट्री मिल जाए। लेकिन कुछ शर्तें तो डेफिनिटली रहेंगी, क्योंकि दे आर नॉट गुड विद आवर अदर नेबर्स जिनके साथ हमारे गुड रिलेशंस नहीं है, तो वो दैट इज ऑलवेज देयर, जियो इकोनॉमिक्स इज गोइंग टू बी देयर। बट टू बी स्पेसिफिक, BHEL जो कि 265 के पास में अभी चल रहा है, जस्ट हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि एक महीना आने वाले 1 महीने में BHEL आपको लगभग 275 से 240 के रेंज में ट्रेड होते हुए दिखेगा, बिफोर इट इससे पहले कि नया हाई बनाए आपका 320 से लेकर के 300 साढ़े 300 के लेवल को टच करे। ये हम्म। आपको 1 महीने लगभग 240 से 275 की रेंज में ट्रेड होते हुए ही दिखेगा। सो फॉर मी हम्म। इट्स एन एक्यूमुलेशन जोन। स्टॉप लॉस जो आपको लगाकर चलना चाहिए वो 205 का है, व्हिच इज मोर देन इनफ टू टू चेज दीस टारगेट्स। एंड पॉजिटिव आउटलुक है, रेंज थोड़ी-सी बड़ी है एक्यूमुलेशन के लिए।